90s में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी नटवरलाल। ये फिल्म तो हिट रही, साथ ही नटवरलाल का नाम भारत में फेमस भी हो गया। लेकिन उस फिल्म का असर ये हुआ कि उसके कुछ साल बाद असली नटवरलाल गिरफ्तार हो पाया। जब उससे पूछा गया कि क्या आपने अपनी कहानी पर बनी फिल्म मिस्टर नटवरलाल देखी है, उसने तपाक से जवाब दिया, जब मैं खुद ही असली हीरो हूँ तो नकली हीरो को क्यों देखूं। नटवरलाल ये नाम था भारत की सबसे फेमस ठग का। इसके बारे में एक से बढ़कर एक कहानी है। पटना सीआईडी के तब के डीजीपी ने एक बार उसके बारे में कहा था कि नटवरलाल जैसा दूसरा ठग भारत में हुआ ही नहीं है। लगता है वह राष्ट्रीय एकता में बहुत विश्वास करता है, क्योंकि भारत का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां उसने किसी को ठगा ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू हुई थी मिथिलेश कुमार नाम की एक लड़की से। बिहार के सिवान जिले के बंगला गांव का रहने वाला मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव धनी जमींदार रघुनाथ प्रसाद का बड़ा बेटा था, यानी घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। पढ़ने में औसत छात्र था। पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज या हम कहें कि खेल में बहुत ज्यादा रुचि थी। लोग कहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने पर मिथिलेश को उसके पिता ने बहुत मारा। इसके बाद वह कोलकाता भाग गया। उस समय उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। कोलकाता में मिथिलेश ने बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई की। ऐसा कहते हैं बाद में सेठ केशव राम नाम के एक सेठ ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। मिथिलेश ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगी, जिससे सेठ ने देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख ठग लिए। मिथिलेश की शुरुआत कैसी हुई, ठगी का जीवन उसका कैसे शुरू हुआ, इसे लेकर एक दूसरी कहानी भी है। इसके अनुसार एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए बैंक में भेजा। मिथिलेश ने उनके हस्ताक्षर को कॉपी किया। उस समय मिथिलेश को पहली बार लगा कि वह जालसाजी का काम कर सकता है। उस दिन के बाद से मिथिलेश कुछ दिनों तक अपने पड़ोसी के खाते से पैसे निकालता रहा। मिथिलेश के पड़ोसी को जब इस बात की भनक लगी, तब तक मिथिलेश उसके अकाउंट से 1000 रुपए निकाल चुका था। उस जमाने में 1000 रुपए बड़ी बात होती थी। यह बात पता चलने के बाद मिथिलेश कोलकाता चला गया और वहां जाकर कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। साथ ही शहर बाजार में दलाली का काम भी करने लग गया। कोलकाता में उसने नई शिकार ढूंढे। सबसे आसान शिकार थी सेक्स वर्कर। मिथिलेश हर रोज उनके पास जाता और उनकी जहरीली शराब पिलाकर उन्हें पैसे और गहने लूट लेता। धीरे धीरे उसने अपना दायरा फैलाया और यूपी, बिहार जैसे तमाम दूसरे राज्यों में ठगी का काम करने लगा। पुलिस के अनुसार 8 राज्यों में 100 से ज्यादा मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। कई बार वह जेल भी गया, लेकिन वहां से फरार होने में वह सफल भी रहा। साल 1957 का किस्सा है। कानपुर जेल में बंद नटवरलाल के पास से पुलिस की वर्दी थी। नटवरलाल ने जेल के गार्ड को घूस दी और सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर दिन दहाड़े जेल से बाहर निकला। गार्ड्स जिसे पैसों से पूरा सूटकेस समझ रहे थे, असल में अखबार थे। ऐसे अतरंगी तरीकों से वह कुल 8 बार जेल से फरार हुआ। एक बार जब इस बारे में पूछा गया कि वह जेल से इतनी आसानी से कैसे फरार हो जाता था, उसने जवाब दिया, वह मुझे ले जाते, दरवाजा खोलते और जाने देते। हर बार फरार होने के बाद उसने एक नई ठगी को अंजाम दिया। एक मर्तबा की बात है, दिल्ली का कन्नॉट पैलेस में सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान थी। सफेद कमीज और पैंट पहने बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और खुद का परिचय वित्त मंत्री एन.डी. तिवारी के पर्सनल स्टाफ एन तिवारी के रूप में देता है। वह दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वह घड़ी भेंट करना चाहते हैं। तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ियां चाहिए। दुकानदार को पहले आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने की लालच से वह खुद को रोक नहीं पाया कि इतना बड़ा ऑर्डर मैं छोड़ूं कैसे। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहकर उसके एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक के सामने ले जाकर उन्होंने स्टाफ को भुगतान के तौर पर
32,829 का बैंक ड्राफ्ट भी दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्रॉप जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट जाली है। फिर दुकानदार को समझ में आया कि वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं नटवरलाल ही था। कभी वित्त मंत्री वीपी सिंह, कभी वाराणसी के जिला जज का नाम, तो कभी यूपी के मुख्यमंत्री के नाम पर नटवरलाल अलग अलग शहरों में दुकानदारों को चूना लगा रहा था। वह इतना शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की फर्जी साइन करके नटवरलाल ने संसद को भी बेचा था। नटवरलाल ने विदेशियों को यह सारे स्मारक बेचे थे। दुनिया के लिए वह एक बड़ा ठग था, लेकिन उसके अपने गांव वाले उसे रॉबिन हुड समझते थे। ठग इज द डॉन। पैसे कमाने के बाद एक बार नटवरलाल 3 कारों से काफी लोगों के साथ अपने गांव बांग्ला गया। गांव वालों के मुताबिक नटवरलाल पूरे रईस अंदाज में गांव पहुंचा। उसने जो इत्र लगा रखा था उसकी खुशबू मीलों तक फैली हुई थी। नटवरलाल ने गांव में सामियाना लगाया, गांव वालों के लिए बढ़िया खाने का इंतजाम किया और इस भोज के बाद उसने गांव की हर गरीब आदमी को 100 रुपए दिए। वह भी उस समय बहुत बड़ी बात थी। शायद इसलिए गांव के लोग नटवरलाल की ठगी पर कभी शर्मिंदा नहीं हुए कि हमारे गांव से इतना बड़ा ठग निकला है। उनके हिसाब से नटवरलाल ने उन लोगों को शर्मिंदा करने वाला कोई काम किया भी नहीं। वह तो बस भ्रष्ट अमीरों को लूटता और गरीबों की मदद करता था। नटवरलाल ने खुद को कभी ठग नहीं माना। वह कहता था कि मैं ठगी नहीं करता, मैं लोगों को कभी डराया धमकाया नहीं, मुझे पैसे देने पड़ेंगे ऐसा मैंने कभी किसी को नहीं कहा। हाथ जोड़कर मुझे पैसे दिए गए कि श्रीमान पैसे ले लीजिए और मैं ले लिया, अब इसमें अपराध कहाँ से आया। वह आगे कहता है कि परमपिता इन कानून को नहीं बनाता, कानून तो हम ही बनाते हैं और बदलते भी हैं। 50 और 60 के दशक में नटवरलाल ने देश के बड़े बड़े जोहरियों, साहूकारों और व्यापारियों को ठगा था। लगभग 50 साल तक ठगी का साम्राज्य चलाने के बाद 1996 में नटवरलाल आखिरी बार गिरफ्तार हुआ। तब उसकी उम्र आप अंदाजा लगाइए क्या हुई होगी। 84 साल। नटवरलाल को 84 अलग अलग मामलों में सजा सुनाई गई। अदालत ने नटवरलाल को 19 साल, दरभंगा की अदालत में 17 साल और 2 लाख का जुर्माना और पटना के एक जज ने 5 साल की सजा सुनाई। बिहार के अलग अलग अदालत में कुल मिलाकर उसे 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई। वह अलग बात है कि नटवरलाल आखिरी बार भी जेल से फरार होने में कामयाब रहा। हुआ ऐसा कि पुलिस उसे कानपुर जेल से दिल्ली के एम्स ले जा रही थी। इस वक्त तक वह व्हील चेयर का इस्तेमाल करने लगा था। इसके बावजूद दिल्ली रेलवे स्टेशन में उसने पुलिस को चकमा दिया और फरार हो गया। इसके बाद किसी ने उसे देखा नहीं। नटवरलाल ने अपनी पूरी जिंदगी ठगी में गुजारी। उसने कभी अपनी असलियत सामने आने नहीं दी। कुछ ऐसा ही उसकी मौत के साथ भी हुआ। 2009 में उसके वकील ने कोर्ट में एक याचिका दायर की, वह यह कहते हुए कि उसकी मौत हो गई है, इसलिए उनके खिलाफ सभी मामले बंद किए जाएं। हालांकि उसके भाई का कहना था कि उसकी मौत तो 1996 में ही हो चुकी थी। नटवरलाल की असलियत क्या थी कभी पता नहीं चल पाया। दोस्तों, ये थी नटवरलाल की कहानी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम साहब।